हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में और ये हमारी इस किताब का भी आखिरी टॉपिक है। तो हमारी पहली बुक जो है कंप्लीट होने जा रही है, इसकी खुशी भी मनाइएगा थोड़ी सी। तो इसमें टॉपिक का नाम है ओलिगोपॉली। क्या बोलते हैं? अल्पाधिकार। कोई ऐसा बाजार जिसमें बेचने वाले बहुत कम हो और खरीदने वाले बहुत हो। तो क्या बोलेंगे उसको? कुछ विक्रेता हो लेकिन अनेक क्रेता हो। जैसे कि भारत में अभी टेलीकम्युनिकेशन है, फोन पर बात करने कौन कौन सी कंपनी से? रिलायंस जियो है, एयरटेल है, दो रह गई हैं। बीएसएनएल एमटीएनएल लगभग खत्म हो गया है और वोडाफोन आइडिया भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बाकी टेलीकॉम में जो टाटा डोकोमो और ये सब तो पहले ही काफी हद तक टेलीकॉम था और एक और धोनी उसका ऐड किया करता था, एयरसेल। तो कई कंपनी ऐसी थी जो आकर के खत्म हो गई हैं, तो बहुत कम प्लेयर्स बचे हैं। तो जब बहुत कम बेचने वाले बचते हैं और खरीदने वाले बहुत बचते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओलिगोपॉली, अल्पाधिकार। अब अल्पाधिकार में क्या होता है ना, क्या क्या हम मानते हैं, हमारे अजम्पशंस क्या क्या हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो सजातीय है, एकदम होमोजेनियस है। कैसा है? जितनी भी फर्म्स हैं, तो आपको एयरटेल भी क्या दे रहा है? फोन पे बात करने की सुविधा और इंटरनेट दे रहा है। सेम चीज आपको जियो दे रहा है। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है एकदम एक ही जैसा है, लगभग लगभग। आप उनके एप्लीकेशंस मत काउंट करने लगना कि नहीं उनका एयरटेल मनी है और यहाँ पर रिलायंस जियो में अलग अलग तरह का आपको जियो सावन मिल रहा है या कुछ मिल रहा है, वो हटा देते हैं। सिर्फ उदाहरण के लिए आप समझिए कि कॉल करने की सुविधा मिल रही है, आपको इंटरनेट यूज करने की सुविधा मिल रही है, जो दोनों ही होमोजेनियस हैं। ठीक, अच्छा। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई दूसरा है ही नहीं इंडियन मार्केट में जो आपको बना करके दे रहा है, तो इनको आप कहीं से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि बीएसएनएल, एमटीएनएल, वोडाफोन आइडिया सारी कंपनीज खत्म हो गई, सिर्फ दो बची। दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो, तीन, चार, पांच, छह, कम रहेंगी, बहुत कम रहेंगी। लेकिन हम लोग अभी जब समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो कोई एक ऐसा विशेष केस जब कुछ की संख्या दो हो, तो वो एक स्पेसिफिक केस हो गया, एक स्पेशल केस हो गया, उसको हम लोग बोल देते हैं डुओपोली। क्या बोल देते हैं? डुओपोली। समझने में आसान होता है, इसलिए जब दो विक्रेता हो तो हम उस वाले केस को क्या बोल देते हैं? डुओपोली। और इसको ही हम समझने की कोशिश करेंगे और इसी से हम पूरा ओलिगोपोली किस तरह से काम करेगी और कैसे प्राइसेस डिसाइड होंगे, कैसे क्वांटिटी डिसाइड होगी, यही तो हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में यही किया पहले कि मात्रा कितनी रहेगी संतुलन और संतुलन कीमत कितनी रहेगी वो दिखाला। फिर ऐसे ही हम लोगों ने किसमें किया था? मोनोपोली में किया था। फिर ऐसे ही हम लोगों ने किया था भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में। और अब करेंगे हम लोग अल्पाधिकार में फर्म का व्यवहार। तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम में कितना प्राइस रहेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी रहेगी, ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, अब आप ये समझ लो कि अगर दो ही कंपनीज हैं, ठीक है, हम दो का उदाहरण लेकर के चल रहे हैं, ठीक, तो बाजार में कितनी सप्लाई होगी, ये दोनों के पास ही प्रभावित करने की शक्ति है। ठीक है, मान लीजिए कि हर कंपनी या हर फर्म 100 इकाई बना रही थी सामान। अब एक ने बोला नहीं, हम अपना प्रोडक्शन डबल कर देंगे, तो हम 100 की जगह 200 बनाएंगे। तो अब पूरे बाजार में कितना हो गया? एक ही ने डबल किया था तो हो गया 300 यूनिट। अब आप सोचिए, सप्लाई अगर अचानक से बढ़ जाती है तो क्या हो जाता था? हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था सप्लाई और डिमांड कर्व से। क्या पढ़ा हुआ था? देखिए, ऐसे करके आपका ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व अचानक से अगर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? प्राइस कम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राइस पहले ये था, प्राइस उससे नीचे आ गया, तो प्राइस हो जाएगा कम। तो दूसरी जो फर्म है उसको तो नुकसान होने लगेगा। वो सोचेगी यार मेरा तो ये प्राइस उन्होंने और प्रोडक्शन बढ़ा करके मेरा प्राइस कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में हर फर्म के पास बाजार में जो कीमत चल रही है वो, क्योंकि वो सप्लाई कम और ज्यादा कर सकते हैं, इस वजह से प्राइस को कम और ज्यादा करने की उनके पास क्षमता होती है। समझ रहे हो आप? इसी को अच्छे समझ लो। देखो, ये अगर आपका ऐसे है, ये आपका डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, ये आपका सप्लाई कर्व था। अब अगर सप्लाई अचानक से बढ़ गई तो आप ऐसे चले जाओगे। तो पहले क्या हो रहा था? पहले प्राइस आपका ये था P1, बाद में कितना हो गया? ये हो गया P2। तो P1 ज्यादा है, ऊपर है P1 P2 से, तो आपका क्या हुआ? बाद में आपने प्राइस कम कर दिया और साथ में क्या हो गया? क्वांटिटी आपने बढ़ा दी। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। तो Q1 से Q2 बढ़ गया और P1 से P2 जो है वो कम हो गया, यानी कि प्राइस हो गया कम, क्वांटिटी हो गई ज्यादा। कब? जब किसी एक ने अपना प्रोडक्शन डबल कर दिया, बढ़ा दिया। और हम ऐसा स्टार्टिंग से मान रहे कि दोनों फर्म एकदम बराबर बराबर थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अगर उल्टा कर दें, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे तो आप समझिए ये हो जाएगा, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। अब एक ने प्रोडक्शन कम कर दिया तो टोटल जो है मार्केट का ही सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई अचानक से कम हो जाएगी। ऐसा हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? यहां से यहां पर पहुंच गया तो प्राइस P1 ये था, P2 हो गया। तो अब क्या हो गया? प्राइस बढ़ गया और साथ में क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई। तो क्या हो जाएगा? अब इस बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है, तो आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। कोई अकेली फर्म भी ऐसा कर सकती है। लेकिन एक अकेले ने अगर ऐसा किया तो दूसरा का चुपचाप बैठेगा?
दूसरा सोचेगा कि आपने तो ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, ज्यादा प्रोडक्शन करके आपने प्राइस कम कर दिया, तो हम भी अब और प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि प्राइस भले ही कम हो लेकिन मैं ज्यादा क्वांटिटीज तो बेच पाऊंगा, तो मेरे पास टोटल रेवेन्यू तो ज्यादा आ जाएगा। क्या हो सकता है? टोटल रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा। ऐसे में अगर वो इसी रास्ते पे बढ़ते चले गए, तो वो कितना ज्यादा मैक्सिमम प्राइस कम कर सकते हैं? सोचिए, अगर उनको मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है तब तक तो करेंगे, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा तब भी करेंगे। और अगर सोचिए उसके नीचे आप जाने लग गए, क्यों? क्योंकि उसके नीचे आने में क्या हो जाएगा, अगर आपको बनाने में लागत ज्यादा आने लग जाए और नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कवर ना हो पाए तो आप नहीं करोगे। तो आप अगर नॉर्मल प्रॉफिट्स तक पहुंच जाओगे, जो सामान्य लाभ है वहां तक पहुंच जाओगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई लाभ नहीं, सामान्य लाभ और कोई लाभ नहीं एक ही चीज होती है, हम लोगों ने बताया था इकोनॉमिक्स में। तो वैसी स्थिति आपकी कहां होती है? परफेक्ट कंपटीशन में। तो क्या क्या हो सकता है, उसका एक एंड, एक एक्सट्रीम हमें ले जाता है परफेक्ट कंपटीशन पर। और अगर मान लीजिए ये दोनों मिलकर के बल कर लें 60 गांठ, क्या कर लें? 60 गांठ, और ऐसे बर्ताव करें कि एक ही कंपनी के दो फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री ये है, एक फैक्ट्री है, दोनों का मालिक एक है, तो वो क्या सोचेगा? वो तो ये सोचेगा जिसे मोनोपोली सोचती है। क्यों? क्योंकि वो तो ये सोचेगा कि यार ये पूरा मार्केट तो हमारा ही है। वास्तव में ये दोनों दो ही फर्म्स तो हैं। अब दोनों मिलकर के सोचने लगे, जियो और एयरटेल दोनों मिलकर के सोचने लगे कि ऐसा करते हैं, पूरा मार्केट तो हमारा ही है, तो हम लोग ऐसा प्राइस रखेंगे जिससे हमें सबसे ज्यादा फायदा हो। सोच सकते कि नहीं सोच सकते? सोचिए कितना नुकसान हो जाएगा यूजर्स का। तो ऐसा ना हो, इसीलिए जो देश की सरकार होती है, हमारे यहाँ एक होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। वो इस तरह की 60 गांठ बड़ी कंपनीज आपस में ना कर पाए जिससे कि जो कंज्यूमर उसको नुकसान ना हो, इसलिए होता है। ऐसे ही अमेरिका में इसको बोलते हैं एंटी ट्रस्ट लॉ। क्या बोलते हैं? आप ट्रस्ट मत बना लो आपस में। आपने 60 गांठ कर ली, इसे को इंग्लिश में बोलते हैं कोल्यूट कर लिया, कोल्यूजन हो गया। तो कोल्यूट किया आपने, कोल्यूट करके क्या कर लोगे? दोनों जो फर्म थी वो ऐसा करने की कोशिश करेंगी कि सिर्फ हम उतना प्रोड्यूस करेंगे जिस पर हम जो प्राइस मेंटेन करके रख पाए वो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा हो। और वो कब होता है? एक मोनोपोली ऐसा करती है, एकाधिकार करती है, हम लोगों ने देखा था। तो होता क्या है, रियल लाइफ में ना तो एकाधिकार बनने दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी संस्थाएं हैं, हर देश में ऐसी संस्थाएं हैं कि हम ओलिगोपॉली को मोनोपोली नहीं बनने देंगे। मोनोपोली हो जाता है फिर बड़ी समस्या होती है ना, सारे कंज्यूमर्स को दिक्कत है। लेकिन ये जो फर्म्स होती है ये समझदार भी होती हैं, ये भी नहीं करती कि हम एक दूसरे का इतना टांग काटते जाएं। इसको लोग बोलते हैं अंडरकट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंडरकट। कि आपने बोला 50 में बेच सकते हो, मैंने बोला नहीं मैं तो 48 में बेचूंगा, तो आपको लगेगा नहीं मैं तो 46 में बेचता हूं। तो आप करते 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 40 पर पहुंच गए। अब 40 से कम में कोई बेचेगा तो दोनों को नुकसान हो रहा है, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, नुकसान होना स्टार्ट हो गया। तो 40 से कम में कोई बेच नहीं पाएगा। तो वो स्थिति कैसी होती है? वो होती है पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली। तो वास्तव में एक एक्सट्रीम है परफेक्ट कंपटीशन, एक एक्सट्रीम है मोनोपोली, और बीच में हमारा होता है ओलिगोपोली। ठीक है? क्या होता है? एक तरफ है एकाधिकार, एक तरफ है पूर्ण प्रतिस्पर्धा, और बीच में है हमारा अल्पाधिकार। तो दो फर्म्स का केस लेकर के हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। ये सारी चीजें भी ग्राफ्स में दिखती है हम लोगों को। ठीक है? अगर आप कहेंगे तो मैं आपको अलग से बता भी दूंगा, हमारी किताब में नहीं है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ग्राफ नहीं पूछते हैं डुओपोली का। हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा था, उसको भी मैंने बता दिया था, जबकि बुक में नहीं था, तो वो भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन बहुत आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। मोनोपोली का ही आप हिस्सा मान लेते हो, ठीक है, तो वो भी बहुत आसानी से आपको दिख जाता है। और फिर कैसे कैसे ग्राफ कम करते चले जाओगे प्राइसेस को, तो कैसे परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। यूपीएससी तैयारी करेंगे आप लोग तो मैं आपको बताऊंगा, हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए। खुशी हो रही है मुझे थोड़ी सी कि हमारी पहली बुक पूरी तरह से कंप्लीट हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं ना, इन जनरल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, समष्टि अर्थशास्त्र, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसमें आप क्या करते हो, आप उसमें दूर से बैठ करके मूवी देख रहे हो, एक पिक्चर चल रही है कि कितना ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी का, कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जीडीपी इतना कम क्यों हो गई। अभी कोविड-19 की वजह से इस क्वार्टर में करीब 24% जीडीपी इंडिया की डाउन हो गई है, तो उससे रोजगार को क्या फर्क पड़ेगा, फिर समानता कितनी है, फिर हमें कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। तो जो अर्थशास्त्री होता है ना, वो ये सारी चीजें देख पाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है अर्थशास्त्र को अच्छे से पढ़ने से, खासतौर से समष्टि अर्थशास्त्र को, कि आप एक इन्फॉर्म्ड वोटर बन पाए। क्या बन पाए? एक जागरूक मतदाता बन पाए। आपको पता हो कि सरकार की नीतियों का फायदा होने वाला भी है नहीं होने वाला है, तो वो उस एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है समष्टि अर्थशास्त्र। ज्यादातर लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पर चीजें थोड़ी सी हम माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं, तो ऐसा करके सब कुछ थोड़ा ठीक से देखना पड़ता है। वहां पर भी बहुत ठीक से देखना पड़ता है, लेकिन वहां पर बड़ी पिक्चर चल रही होती है, तो वहां पर मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हम लोग उसकी सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और होपफुली उसको हम लोग डिजिटल बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे, तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अगली बुक के साथ, और तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, गर्दा उड़ाते रहिए। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप,
और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।